देखो आज जो है मैथ का जो है सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर, ठीक है, खासकर 10वां के हिसाब से अगर कहे तो ये सबसे बेहतरीन चैप्टर होता है, जिससे का परीक्षा में लमसम 10 से 12 अंक ये फिक्स रहता है इससे, ठीक है। साथ ही साथ ये हमारे आने वाले भविष्य में 12th में हो गया, 11th में हो गया, साथ ही साथ कंपटीशन के एग्जाम में भी इससे बहुत अधिक प्रश्न रहता है, ठीक है। तो चलो आज सबसे पहले हम लोग बहुपद शुरू करते हैं कि बहुपद आखिर होता क्या है, ठीक है। हम लोग 7वां 8वां में पढ़े हैं ना, तुम लोग पढ़ा है कि 7वां 8वां में हम लोग इसको चर और अचर राशि के रूप में पढ़ते हैं। और जब चर और अचर राशि एक साथ मिलता है, चाहे वह गुना के रूप में हो, घटाव के रूप में हो या जोड़ के रूप में हो, तब जाकर के एक समीकरण का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? समीकरण नहीं, पहले उससे पहले पद का निर्माण होता है। क्या होता है? पद का निर्माण। जैसे में 4x, ये हमारे लिए क्या हुआ? एक पद हुआ। क्या हुआ? ये पद हुआ। और जब यही पद अगर 2-3 मिल जाता है तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? बहुपद। क्या कहते हैं? बहुपद, ठीक है। उसके बाद बहुपद में पढ़ते हैं रैखिक बहुपद। ये बहुपद के प्रकार में आ जाता है। रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघाती बहुपद पढ़े है ना। तो अभी हम लोगों को उसी के बारे में पढ़ना है कि आखिर बहुपद क्या है। सबसे पहले जानते हैं कि बहुपद क्या है। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्लास बहुपद के बारे में। देखिए, बहुपद को इंग्लिश में क्या कहते हैं? पोलिनोमियल। क्या कहते हैं? पोलिनोमियल कहते हैं। अब इसकी परिभाषा कहता है कि यह एक गणितीय अभिव्यक्तियां है जो जोड़, घटाव और गुना जैसे अंकगणितीय चलो फिर से शुरू कर लेते हैं इसको। कहता है कि यह एक गणितीय अभिव्यक्तियां हैं। अभिव्यक्तियां का मतलब क्या हुआ? एक्सप्रेशन, ठीक है, जो जोड़, घटाव और गुना जैसे अंक गणितीय संक्रिया, जिसको हम लोग फंक्शन कहते हैं, ठीक है, का उपयोग करके चर और अचर से बनाई गई समीकरण है। क्या है? यह समीकरण है, ठीक है। जैसे में यहां पर दिया हुआ 4x + 5x + 4 या 4x + 4, तो ये हमारे लिए क्या बनाता है? समीकरण बनाता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि आखिर ये चर क्या होता है। चर राशि पढ़ी है ना, ठीक है। अब इसमें आ गया है चर और अचर, तो इसको समझ लेना जरूरी है। भले ही हम पढ़ लिए लेकिन उसका रिवीजन हो जाए। सबसे पहले चर राशि, ठीक है, क्या होता है? इसको इंग्लिश में कहते हैं वेरिएबल क्वांटिटी कहते हैं, ठीक है। क्या होता है? तो चर राशि जिसका मान हमेशा बदलता रहता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम चर राशि कहते हैं, ठीक है। अब जैसे में क्या, तो देखिए हमारे पास एक समीकरण है x + 5। अब इससे अगर हमको x का मान निकालने के लिए कहेगा तो कितना हो जाएगा? -5। अगर दूसरा समीकरण दे दिया x + 2, तो x का मान यहाँ क्या जाएगा? यहाँ भी तो x है, 5 कितना मान है? -5। और यहाँ x का मान कितना है? -2। तो यहाँ है तो x ही, लेकिन अलग अलग, मतलब विभिन्न प्रकार के प्रक्रिया में, मतलब समीकरण में उसका मान क्या हो जाता है? अलग अलग, बदल रहा है, ठीक है। तो जो मान बदलता रहता है, जिसका मान बदलता रहता है, उसी को हम क्या कहते हैं? चर राशि। तो चर राशि, अब एग्जाम्पल में क्या क्या हो सकता है? तो ABCD का पूरा अक्षर हम लोग गणित में पढ़ते हैं ना, ठीक है। उसके बाद कुछ स्पेशल सिंबल होता है, अल्फा, बीटा, गामा, ये सब, ठीक है, जो हम लोग गणित में पढ़ेंगे। तो ये सब भी क्या होता है? चर राशि के रूप में ही आता है हम लोगों के उपयोग, ठीक है। तो चर राशि समझ में आ गया? किसी को दिक्कत नहीं ना?
अब देखिए, अब देखो, अब उसी में थोड़ा सा बदल लेते हैं। अचर राशि, चर तो समझ लिए ना, अब अचर के बारे में जान लेते हैं। अचर का मान क्या, अचर क्या होता है? तो इसमें थोड़ा सा बदलाव कर, जिसका मान हमेशा नियत रहता है, नियत रहता है, उसे हम क्या कहते हैं? अचर राशि। जिसका मान हमेशा क्या रहेगा? नियत, फिक्स रहेगा, ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे? किसका? अनिश्चित नहीं लिखा। तो जैसे में देखो, 1 2 3 4 5 6 7 इत्यादि, ये सब जो है, ये सब क्या है? अचर राशि। क्या है? अचर राशि। समझ में आया? अचर राशि, किसी को दिक्कत नहीं ना? चलो ये मिटा दे। इसमें थोड़ा सा बदलाव करना है, सब में बदलेगा कि अचर राशि में यहाँ नन वेरिएबल हो जाएगा, साथ ही साथ जिसका मान हमेशा नियत रहता है उसे हम क्या कहते हैं? अचर राशि कहते हैं। जैसे में क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 संख्या जो भी है, लेकिन पूर्ण संख्या होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? पूर्ण संख्या। वो हमारे लिए क्या हो जाएगी? अचर राशि। ठीक है, चलिए इसको लिख लिया। देखो, बिहार बोर्ड के परीक्षा में इस बहुपद से सबसे पहला क्वेश्चन अगर पूछता है, या हमको भी जो जरूरी है सबसे ज्यादा, कि आखिर हम बहुपद की पहचान कैसे करें। ठीक है, बहुपद की पहचान कैसे करें, तो इसके लिए 2-3 गो नियम है, उसको समझ लेना जरूरी है। उसको समझ में आ जाएगा तो आपका बहुपद समझ में आ जाएगा। देखिए, बहुपद की पहचान के बारे में सबसे पहला कहता है कि बहुपद में चर का घातांक, चर का, देखिए यहां पर एक और शब्द आया, घातांक। चलिए इसके बारे में बात करते हैं आगे। ठीक है, पूर्ण संख्या होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पूर्ण संख्या तुम लोगों को बताया जा चुका है, क्या होता है? शून्य से प्रारंभ होकर के जो संख्या, जैसे में प्राकृत संख्या आ जाए, उसको हम क्या कहते हैं? इसको हम पूर्ण संख्या कहेंगे। इसी प्रकार से ये बढ़ते चला जाएगा, तो पूर्ण संख्या होनी चाहिए। तो उसी, वही किसमें शामिल होगा? बहुपद में शामिल। कैसी संख्या? जिसका घातांक पूर्ण संख्या हो। जिसका घातांक कैसी हो? पूर्ण संख्या हो, उसको हम क्या कहेंगे? बहुपद कहेंगे। ठीक है, जैसे में अब देखिए एग्जाम्पल में x + 4, क्या यह बहुपद है? हाँ है। ठीक है, दूसरा नियम कहता है कि चर का घातांक ऋणात्मक संख्या नहीं होना चाहिए। जो इसमें चर राशि है वह, उसका घात का मतलब देखो, जैसे में 4x² + 4x + 2 हम अगर लिखते हैं, तो इसमें अगर घातांक की बात करेगा तो ये हो गया, इसको हम क्या कहेंगे? घातांक कहेंगे। ठीक है, तो इसी को कहा जाता है, इसको इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं? पावर। क्या कहते हैं? पावर। तो इसी को यहाँ पर लिखा है घातांक, ये पढ़ चुकी है। और x² का गुणांक अगर हमसे पूछे, गुणांक का मतलब कि x² किससे गुना है, ये भी टर्म आ सकता है, गुणांक। तो जिसका गुणांक पूछ रहा है उसके पीछे देखो कि कौन सा अंक से वह गुना है। तो देखिए, तो x² किसका गुणांक है? x 4, तो मतलब इसका गुणांक क्या है? 4। और x का घात क्या है? x का घातांक कितना हो गया? 2। देखो, हमेशा कोई भी समीकरण में जो सबसे बड़ा पावर होता है उसी, वही क्या कहलाता है? घात कहलाता है। इसमें तो यहाँ पर पावर 1 भी है, लेकिन ये घात नहीं कहलाए, इससे ज्यादा पावर यहाँ है 2, इसलिए ये कहलाएगा। ठीक है, बात समझ में आया? तो घातांक समझ में आ गया, गुणांक समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर जो घातांक है वो समझ में आ गया ना। अब यहाँ पर कह रहा है कि चर का घातांक ऋणात्मक संख्या नहीं होना चाहिए। चर का घातांक ऋणात्मक संख्या नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब कि यदि हम अगर लिख दे x पर पावर 5 फिर x का पावर -6 + 2x, हमसे कोई पूछेगा कि यह बहुपद है? बहुपद है? नहीं है।
बहुपद नहीं है, क्योंकि इस x का घातांक क्या है, ऋणात्मक है, तो ये बहुपद नहीं है। दूसरा नंबर, ये तो सीधा लिखा हुआ है समीकरण, सीधा लिखा हुआ है इसलिए कह दिया नहीं है, लेकिन जब परीक्षा में रहता है तो एन्ना वाला भी रहता है, इस प्रकार से भी रहता है, तो क्या यह बहुपद है? बहुपद है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये x तो है, इसका पावर तो 1 है, लेकिन इसके बगल वाला का पावर -1 है, बट्टा में है, इसका मतलब पावर जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। घातांक करने में पढ़े हैं ना, तो इसलिए इसका मान, ये हमारा बहुपद नहीं होगा। बहुपद क्या होगा, जैसे में 4x² + 3x + 2, ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, बहुपद होगा। भले ही बीच वाला टर्म रहे चाहे ये टर्म नहीं भी है तब भी ये बहुपद है, ठीक है। या अगर हम लिख दे 3x² प्लस में 9, तो ये बहुपद है, हाँ है बहुपद, क्योंकि इसमें x का घात कितना है, 2। तो पहचान समझ रहे हैं कि बहुपद में प्रत्येक चर का घातांक क्या होनी चाहिए, पूर्ण संख्या होनी चाहिए। दूसरा है कि चर का घातांक ऋणात्मक संख्या नहीं होनी चाहिए, मतलब चर का पावर माइनस में नहीं होना चाहिए। और तीसरा कहता है कि बहुपद में चर और अचर संख्या दोनों शामिल होना चाहिए। अगर हम 6 लिख दे, 7 लिख दे, 8 लिख दे, तो क्या यह बहुपद है? बहुपद पद होता है, ठीक है। समझ में आ गया? तो पहचान कैसे करना है समझ में आ गया? किसी को दिक्कत नहीं ना? तो चलिए इतना तो लिख चुके हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। देखो अब उससे आगे, अभी तक समझ में आया कि बहुपद किसे कहते हैं? समझ में आ गया? बहुपद कैसे पहचानेंगे इसकी जानकारी हो गई कि बहुपद की पहचान हम कैसे करेंगे, कि कौन बहुपद है और कौन बहुपद नहीं है। अब हम लोगों को पढ़ना है कि बहुपद के प्रकार क्या है, ठीक है। समझ में आया? तो बहुपद के प्रकार हम लोगों को कितना पढ़ना है? बहुपद के प्रकार की अगर बात करें तो 4 होते हैं, लेकिन हमको पढ़ना है कितना? 3। अंदाजे तो कम मार रही है ना। हमको मुख्यतः पढ़ना है 3, एगो तो सिर्फ परिभाषा याद कर लेंगे, हो गए, ठीक है। देखिए पहला होता है शून्य बहुपद, पहला होता है शून्य बहुपद, ठीक है। दूसरा होता है रैखिक बहुपद, और तीसरा होता है द्विघाती बहुपद, और तीसरा होता है त्रिघातीय नहीं, त्रिघाती। सब घात के आधार पर बांटा हुआ है। ये जो है किस पर बांटा हुआ है? घात के आधार पर। ये जो बंटवारा हुआ है ये 2 प्रकार से होता है। बहुपद का बंटवारा 2 प्रकार से, एगो होता है घात के आधार पर और एगो होता है पद के आधार पर, ठीक है। एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद और त्रिपदी बहुपद पढ़े हैं ना 9वां में, तो वो पद के आधार पर होता है। हम लोगों को यहाँ पढ़ना है घात के आधार पर, ठीक है। तो त्रिघाती बहुपद, ठीक है। तो चलिए अब इसके बारे में, चारों के बारे में थोड़ा थोड़ा जानकारी ले लेते हैं। थोड़ा थोड़ा नहीं, पूरा पूरा ले लेंगे, कि ताकि परीक्षा में क्वेश्चन छूटने का तो सवाल ही पैदा नहीं हो। कहे कि 100 को ऑब्जेक्टिव दिया है तो 100 को में 100 को बना लेंगे, इतना होना चाहिए। और साथ ही साथ ये जान लो, इस बार से टॉपर का जो है दुगुना बढ़ा दिया है राशि। पहले हाँ रे, पहले जिस प्रथम स्थान प्राप्त होने वाले को 1 लाख मिलता था रुपया, अब उसको 2 लाख मिलेगा, ठीक है। और सेकंड स्थान प्राप्त करने वाले को पहले 50,000 मिलता था, अब 1 लाख रुपया मिलेगा। तो देखो ये सब क्यों दे रहा है?
कि ताकि बच्चा प्रोत्साहित होकर के पढ़े। तो तुम ही लोगों में से ना कोई बच्चा लेता होगा। ये सब पैसा कौन लेता होगा? बच्चे को ना मिलता है। तो तुम लोग भी तो ला सकता है उसको। चलिए चलिए, तो सेकेंड नहीं ना आना है। यहाँ देखिए पहला, अब सबसे पहले हम किसको पढ़ ले? पहला बहुपद, शून्य बहुपद। चलिए बहुपद समझ में आ रहा है? चलिए शून्य बहुपद क्या होगा? जिस बहुपद का घात शून्य हो उसे क्या कहते हैं? शून्य बहुपद। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? जैसे में 6, 7 अचर राशि। ठीक है, इसको थोड़ा सा पॉइंट बना के लिख लेना। समस्त अचर राशि जो होती है, समस्त अचर राशि शून्य बहुपद होता है। किसी भी संख्या का घात शून्य हो, घात कितना हो? शून्य हो, तो उसका मान 1 होता है। कितना होता है? ये बात समझ में आया? कितना होना चाहिए? 1। एग्जाम्पल में अगर हम ले लेते हैं कि 100 लिख दिए, इसका पावर यदि 0 लिख दे तो कितना मान हो जाएगा? अब बताओ तो इसका मान कितना हो? इसका मान कितना होगा? 3। तो इस प्रकार का प्रश्न जो है कभी कभी कंपटीशन के एग्जाम में भी देखने को मिलता है। तो इसका मान कितना हो जाएगा? 3। कैसे हो जाएगा? इसका मान 1, इसका भी मान 1 और इसका भी मान 1, तीनों मिलके क्या बन गया? 3। बात समझ में आ गया? तो किसी भी संख्या का पावर यदि शून्य हो तो उसका मान कितना हो जाए? 1 हो जाएगा। चाहे वो संख्या कितना बड़ा भी क्यों ना हो। हम 100 लिखे, 1 लाखों हो जाएगा, उसका पावर 0 हो जाए तो उसका मान कितना हो जाएगा? 1 के हो जाएगा। ठीक है, तो शून्य बहुपद के बारे में जान गए। चलिए शुरू करो। देखो ये है दूसरा, इसके बारे में थोड़ा सा जान लो। ये है रैखिक बहुपद। क्या है ये? इसको इंग्लिश में कहते हैं लीनियर इक्वेशन भी कह सकते हैं, या लीनियर पॉलिनोमियल भी हो सकता है। तो देखिए समझते हैं इसको थोड़ा सा। क्या नाम है? रैखिक बहुपद। मतलब कि जिसका घात 1 हो, जिसका घात कितना हो? कितना हो? जिसका घात 1 हो उसे क्या कहेंगे? उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। ठीक, अब देखिए यहां पर समझते जाइए। अब यहां से अब एक नया शब्द आएगा, इसका शून्यक। क्या आएगा? शून्यक। अब ये शून्यक शब्द सुनने में नया शब्द लग रहा है, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा उपयोग होगा इस बहुपद में। शून्यक शब्द देखिए, शून्यक शब्द का मतलब होता है कि ऐसा अंक जिसको रखने पर वह समीकरण का मान क्या हो जाए? 0 हो जाए। क्या हो जाए? मतलब शून्य हो जाए। क्या हो जाए? शून्य हो जाए। तो वैसे ही मान को हम क्या कहते हैं? शून्य। क्या कहते हैं?
क्या कहेंगे? शून्य। मतलब किसी समीकरण में ऐसा मान जिसको रखने पर वह मान क्या हो जाए? शून्य हो जाए, तो उसी को हम क्या कहते हैं? शून्य। तो याद रखिए, परीक्षा में क्वेश्चन पूछ देता है कि रैखिक बहुपद के कितने शून्यक होंगे? रैखिक बहुपद के कितने शून्यक होंगे? जवाब क्या होगा? तो याद रखिएगा, जिसका जितना घात उतना ही शून्यक। मतलब इसका घात कितना है? एक। तो शून्यक भी कितना होगा? एक। तो इसके शून्यक एक होंगे। यहां पर एक लिख दिए, इसका मतलब एक के नहीं होगा, एगो हो निकलेगा। ठीक है, इसके शून्यक कितने होंगे? एक होंगे। रैखिक बहुपद के शून्यक कितने होंगे? एक होंगे। अब देखिए, जैसे में क्या, तो हम अगर कोई समीकरण लिखते हैं x + 5 बराबर में कितना, कोई हमसे पूछे कि इसका शून्य क्या होगा, तो हम क्या जवाब देंगे? अब ये समझा है शून्य क्या है? कि ऐसा मान जिसको रखने पर यह समीकरण 0 हो जाए। तो क्या रखेंगे तब होगा? या तो दिमाग लगा के -5 रख दो बराबर में 0, तो ये क्या हो जाएगा? इधर +-5 हो गया 0, इधर भी क्या हो गया? 0। तो ये शून्य हो गया। लेकिन इसको, ये तो हम 9वां में पढ़ना था, मान रख करके हल निकालता था। लेकिन अब यहाँ पर क्या करना होगा? इसी को हल करो। x + 5 बराबर में 0, तो x का मान यहां से निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? -5। तो इस समीकरण का शून्य का कितना हुआ? कितना हुआ? शून्य। समझ में आया? शून्य का मतलब है कि वो मान रखने पर वह समीकरण किसके बराबर हो जाएगा? 0 के बराबर। किसके बराबर? 0। तो रैखिक समीकरण के कितने शून्यक होंगे? एक। अब रैखिक समीकरण, तो परिभाषा लिख दे। रैखिक समीकरण कहेंगे किसको? तो देख लीजिए, यहां पर जो लिखा हुआ, इसका घात कितना है? 1। इसका घात कितना है? तो ये कौन समीकरण होगा? 6y + 3 लिख दिए, तो ये कौन बहुपद होगा? रैखिक बहुपद। कौन होगा? क्यों होगा? क्योंकि इस y का पावर कितना है? 1। अगर हम इसी प्रकार से लिख दे 7m + 4, तो ये कौन बहुपद होगा? रैखिक बहुपद, क्योंकि इसका घात कितना है? 1। बात समझ में आ रहा है ना? ये कौन बहुपद होगा? रैखिक बहुपद। क्लियर हुआ? चलिए, इसका शून्य क्या को निकलेगा? क्या को निकलेगा? 1 हो। कितना निकलेगा? देखिए, बराबर में 0 कर लेंगे। 7m बराबर में कितना लिखेंगे? -4। ये उधर चला जाएगा, m का वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? -4। ये गुना में है, इधर आ जाएगा 7। तो m का मान कितना आ गया? -4/7। तो ये क्या हो गया? शून्यक हो गया। क्या हो गया? शून्य। बात समझ में आया? तो इस रैखिक बहुपद को एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। रैखिक बहुपद किसको कहते हैं? जिसका घात 1 हो। जिस समीकरण का घात कितना हो? 1 हो, उसे हम क्या कहेंगे? रैखिक बहुपद। ठीक है, इसके शून्य के कितने होंगे? 1। उदाहरण में ये हो गया, ये शून्य निकाल के दिखा दिए कितना निकलता है सब। ठीक, अब साथ ही साथ ये सब चीज को ध्यान रखिएगा। इसका मानक रूप मिटाए हम, देखिए इसका होता है मानक रूप। अब हमको मानक रूप भी पढ़ते चलना होगा। ठीक है, इसका मानक रूप होता है ax + b। क्या होता है? जहां a, b अचर राशि है। क्या है? अचर राशि है। क्या है? अचर राशि। अचर राशि का मतलब अंक। अचर राशि का मतलब अंक। तो जैसे में क्या लिखेंगे? 4x + में 5। तो a का मान क्या हो गया? 4, और b का मान क्या हो गया? 5। तो ये अंक ना हुआ, तो इसलिए यहां लिखे हैं कि a और b क्या है? अचर राशि है। अगर इसका मानक रूप हमसे पूछता है तो क्या जवाब देंगे? ax + b। यहां तक क्लियर हुआ? किसी को दिक्कत? चलो देखिए, तीसरा का नाम क्या है? द्विघाती सबसे इंपॉर्टेंट बहुपद है ये। ठीक है, इसको इंग्लिश में कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहो
या बहुपद पोलिनोमियल कह लो। देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट है इस मैट्रिक के एग्जाम के लिए। इसको परिभाषा तो नहीं पूछता है, इसका मजेदार जो चीज है वो देखिए, ठीक है। सबसे पहले परिभाषा जान लेते हैं, ठीक है। तो परिभाषा तो आप लोग ही बता दीजिएगा। जिस बहुपद का घात 2 हो, कितना हो? 2 हो। हाँ, अधिकतम घात वो लिख सकते हैं, यहां पर लगा लो। अधिकतम घात 2 हो, उसे क्या कहेंगे? द्विघाती बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं? समझ में आ रहा है बात? कि जिसका घात कितना हो? 2 हो। कितना हो? 2 हो, उसे द्विघाती बहुपद कहते हैं। चलो हंसते हंसते पढ़ लेना है ना, ताकि बोर नहीं होना है क्लास, ठीक। चलो देखो, तो समझ में आ गया द्विघाती बहुपद कि जिसका घात कितना हो? 2 हो। अब जैसे में, अब देखिए ये हो गया, इसका अधिकतम घात कितना है? कितना है? कितना है? 2। तो इसको क्या कहेंगे? द्विघाती बहुपद। ई अगर इस प्रकार से लिख देता, ई है द्विघाती बहुपद? हाँ है, क्योंकि इस समीकरण का अधिकतम घात कितना है? 2। कितना है? 2 है। अब बताइए तो ये द्विघाती बहुपद है? आगे पीछे है तो क्या, लेकिन है। समझ में आ रहा है ना? द्विघाती बहुपद है। तो एग्जाम्पल समझ में आ गया? द्विघाती बहुपद किसे कहेंगे? अब चलिए, अब इसका इंपॉर्टेंट चीज को समझ लेते हैं। सबसे पहले इसका मानक रूप देख लेते हैं। बता सकते हैं? x² प्लस bx प्लस c बराबर में क्या? 0। मतलब इसमें x का पावर 2 होना जरूरी है। अब देखो, हम x का पावर 2 लिख रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ x वाला होगा। y, x के जगह पर y भी लिख सकते हैं, ABCD भी लिख सकते हैं, कोई भी चर राशि ले सकते हैं। अगर उसका घात 2 है तो वो हमारे लिए क्या हो जाएगा? द्विघाती बहुपद, ठीक है। चलिए देखिए, कोई दिक्कत ना यहां तक। चलिए इसका अब शून्य की बात कर ले। चलिए कुछ पीछे दिमाग बताए थे, तो शून्य किसका कितना होगा? 2। द्विघाती बहुपद के कितने शून्य? 2। कितने? 2 होंगे। कितने होंगे? 2। मतलब इसमें 2 मान होगा जो इसको क्या कर देगा? 0 कर देगा। एगो का नाम है अल्फा, एगो के नाम है बीटा। इसके बारे में जानते हैं ना? अल्फा, इसको कहते हैं बेटा नहीं, बीटा। बेटा नहीं है, ये बीटा है। क्या है? बीटा। और लिखने का भी स्टाइल तनका अलग है। लिखने का भी स्टाइल अलग है, तो ठीक से लिखिएगा। इसका नाम है कथी? अल्फा, और इसका नाम है बहुपद। में हम लोग पढ़ लिए शून्य के कितने होते हैं? 2 होते हैं। एक होते हैं अल्फा और एक होते हैं बीटा। अब इन दोनों के बीच कुछ संबंध होता है, ठीक है। उसी संबंध के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। शून्य को के बीच का संबंध, ठीक है। मतलब हम जो बहुपद के जो मतलब द्विघात बहुपद के जो शून्यक है 2, उसके क्या क्या संबंध है? तो देखिए, पहला संबंध होता है शून्यकों का योगफल। क्या होता है? शून्यकों का योगफल। ये इसका पहला संबंध होता है, शून्यकों का योगफल। अगर इसको सांकेतिक भाषा में लिखे तो इस प्रकार से लिखेंगे, अल्फा प्लस
बीटा, यही दोनों न शून्यक है। तो इसका शून्यकों का योगफल कहलाता है, इसे फॉर्मूला बनता है -b/a, ठीक है। क्योंकि हम अभी मानक रूप पढ़े हैं ना द्विघात समीकरण का, x² + bx + c बराबर में क्या 0। तो यहाँ जो ये b है यही यहाँ पर आता है, और ये जो ये है ये इसके नीचे चला जाता है, ठीक है। तो ये इसका मान शून्यकों के योगफल का मान दे देता है। इसको सही से समझो, क्योंकि इस पर बहुत सारा प्रश्न बनता है और इससे बहुत सारा संबंध बनता है, इसलिए तुमको ध्यान से देखो। दूसरा होता है शून्यकों का गुणनफल, ठीक है। इसको कहते हैं सांकेतिक में अल्फा इंटू बीटा। तो इससे फॉर्मूला होता है c/a। क्या होता है? c/a। इन दोनों जगह a का मान क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? a का मान बराबर। तो ये फॉर्मूला हो गया, ठीक है। जैसे में एक इक्वेशन ले लेते हैं, पहला एक सवाल ले लेते हैं कि 4x² + 4x + 1 = 0 के शून्यकों का योगफल। देखो सवाल देखो कितना पूछ रहा है। एक काम करो, इसको पहले लिखो फिर इस पर सवाल बताते हैं, ठीक है। इसको लिखो। देखो इसमें इससे जो विभिन्न प्रकार के जो प्रश्न पूछते हैं उसका एक दो तीन टाइप जो है तुमको बताते हैं कि इसमें से कैसे कैसे प्रश्न पूछता है। उसको पहला प्रश्न है कि px 4x² + 4x + 1 = 0 के शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल ज्ञात करें। क्या कह रहा है सवाल? px = 4x² + 4x + 1 = 0 के शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल ज्ञात करें। तो देखिए इस सवाल का अगर हम हल निकाले, ये सब प्रश्न 2 अंक में पूछता है, तो हमारे पास जो दिया हुआ है 4x² + 4x + 1 बराबर में 0, ये समीकरण हमको दिया हुआ है। हम अगर इसके मानक रूप से चलते हैं तो a का मान कितना है? 4, ये ना। इसका मानक रूप क्या है? ax² + bx + c बराबर में 0। तब बताइए a का मान कितना है? 4, b का मान कितना है? 4, और c का मान कितना है? इतना लिख लिए। अब पहला सवाल इसमें हमसे क्या पूछ रहा है? योगफल बताएं। क्या बताएं? योगफल बताएं। तो योगफल क्या है इसका? अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो देखिए b का मान कितना है? -4, और a का मान कितना है? 4। लिखा गया। एगो मान हमको निकल गया, इसको काट करके हम -1 भी लिख सकते हैं, ठीक। दूसरा है शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा। तो इसका c/a, c का मान कितना है? 1 और 1/4। तो ये एक प्रकार से इस प्रकार से सवाल पूछता है कि px = इतना इतना के शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल ज्ञात करे। ऐसा सवाल यदि पूछता है तो हमको इस प्रकार से बनाना है। ये सवाल समझ में आ गया होगा? आ गया ना सबको? चलिए इसको लिखिए, फिर दूसरा टाइप जो इससे पूछता है वो बताते हैं। इसका दूसरा टाइप जो होता है वह इस प्रकार से रहता है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात करे जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः 0,5 है, ठीक है। अब सवाल थोड़ा सा चेंज किया। क्या दिया है? कह रहा है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, ठीक है, जिसके शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल 0,5। अब इसका हमको क्या ज्ञात करना है? द्विघात बहुपद। तो देखिए सवाल में क्या कर रहा है? क्रमशः लगल है ना। इसका मतलब इसमें जो 2 चीज दे ले हैं, शून्यकों का योगफल और उसके बाद क्या कर रहा है? गुणनफल। क्रमशः का मतलब पहले वाला का मान पहला
और दूसरे वाला का मान दूसरा। पहले यहाँ देखिए, तो इसका मतलब है कि शून्यकों का योगफल, मतलब अल्फा प्लस बीटा का मान क्या दे रहा है, 0 दे रहा है, और अल्फा इंटू बीटा का मान क्या दे रहा है, √5। अब ये दिया हुआ हमको द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, तो इसका दूगो तरीका है। पहले एगो तरीका सीख लेते हैं, फिर सवाल बनाने के क्रम में दूसरा तरीका से सवाल बनाए। इसके नीचे कुछ नहीं तो अपना मन से 1 दे सकते हैं, इसके नीचे भी कुछ नहीं तो अपना मन से 1 दे सकते हैं। अब फार्मूला से यदि चलते हैं तो अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला क्या होता है, -b/a होता है ना, इसका होता है c/a। अगर ध्यान से देखिए दोनों जगह a का मान समान हो गया, ये ध्यान में हमेशा रखना है कि a का मान क्या होना चाहिए, बराबर। a का मान कितना हो गया, 1, और b का मान क्या हो गया, 0, माइनस तो -0 हो जाएगा, तो 0 हो गया। और c का मान क्या हो गया, √5 लिखा गया मान। अब आगे लिखेंगे द्विघात समीकरण के मानक रूप से, ठीक है। द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होता है, ax² + bx + c बराबर में 0। यहाँ a का मान कितना है, 1x², b का मान कितना है, 0, तो 0 × x, और c का मान कितना है, √5 बराबर में कितना, 0, √5 ठीक से लिखना। तो ये x² 0 वाला टर्म तो 0 हो जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पर, √5 बराबर में कितना, 0। कोई दिक्कत नहीं ना। तो ये हमको द्विघात समीकरण मिला, ये द्विघात समीकरण है ना, तो इतना बना देंगे तो हमको क्या नंबर मिलेगा, 2 नंबर फिक्स। और प्रत्येक परीक्षा में एगो प्रश्न इस प्रकार से निश्चित ही रहता है, ठीक है। परीक्षा होगा उसमें देखिए, ठीक है। तो इसको लिखिए। तो एक और फॉर्मूला होता है कि यदि शून्यकों का योग और गुणनफल दिया हुआ हो तो, ठीक है, द्विघात समीकरण बराबर। अगर हमको द्विघात समीकरण ज्ञात करना है तो इसका फॉर्मूला हो जाता है px बराबर a × x² - अल्फा प्लस बीटा × x प्लस अल्फा × बीटा। ये भी एक प्रकार का इसका, ये भी हमारा एक फॉर्मूला ही है। अभी जो तुमको बताया मान रख करके ABCD पर निकाले है ना, ABC पर, तो वो हो गया एक प्रोसेस से, और ये हो गया उसका फॉर्मूला से, ठीक है। तो इस प्रकार से भी ये दूसरा फॉर्मूला होता है इसका, इससे भी हम सवाल बना सकते हैं, ठीक है। तो आज जो है द्विघात समीकरण वाला खत्म हो गया पूरा बात। अब इस पर हम लोगों को क्या करना है, सवाल बनाना है। कल इसी पर त्रिघाती बहुपद से संबंधित आगे कॉन्सेप्ट होगा। द्विघाती बहुपद, रैखिक बहुपद और शून्य बहुपद के बारे में जानकारी मिल गया। अब जो लास्ट बचा हुआ है इसका नाम है त्रिघाती बहुपद, ठीक है। तो इसका देखो, बहुपद में यहाँ पर घात के आधार पर हम बांटे थे, इसको अगर बांटते हैं तो इसका कितना हो जाएगा अर्थ, 3, और इसका मतलब घात, मतलब जिस समीकरण का अधिकतम घात 3 हो, कितना हो, उसे त्रिघाती बहुपद कहते हैं। देखो, तो अभी तक ये सब जो परिभाषा है वह सब किसके आधार पर था, घात के आधार। मतलब जिसका घात 0 हो उसे क्या कहे थे, शून्य बहुपद। क्या कहे थे, शून्य बहुपद। जिसका घात 1 हो उसे रैखिक बहुपद, जिसका घात 2 हो उसे द्विघाती बहुपद, और अब है जिसका घात अधिकतम घात कितना हो, 3 हो, उसे त्रिघाती बहुपद। ठीक, द्विघाती बहुपद में पढ़े थे कि जिसका घात 2 होता है उसका शून्य की कितना होता है, 2। कहते हैं कि जितना घात उतना ही शून्य। तो द्विघाती में 2 शून्य हुआ, उसी प्रकार से त्रिघाती में कितना शून्य होगा, 3। तो ये भी इसका पॉइंट हो जाएगा कि इसके 3 शून्यक होंगे या होते हैं, ठीक है।
अब देखो सबसे पहले इसका मानक रूप देख लो, इसका मानक रूप क्या होगा, तो इसका मानक रूप हो जाएगा px बराबर ax क्यू प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d और बराबर में क्या, ये जीरो, हाँ शून्य का मतलब है जीरो। तो इसका ये मानक रूप है, मतलब इस प्रकार का यदि समीकरण हमको देखने को मिल जाए तो हम समझ जाएंगे कि ये क्या है, मानक रूप। ठीक है, तो मानक रूप इसी का, जैसे मैं ईटा बनाते हुए देखा है, मिट्टी को खूब सान लेगा, लेकिन क्या ईटा हाथ से बनाता है, नहीं, उसका फर्मा होता है, बस मट्टी को उसमें रखेगा, थोपे थापेगा, बस ईटा बन गया, बन जाता है। तो उसी प्रकार से ये मानक रूप है, हम इस समीकरण इसके जैसे देख लेंगे तो हमको पता चल जाएगा ये कौन सा समीकरण हो जाएगा, त्रिघाती। जैसे में अगर एक उदाहरण लेते हैं तो यहाँ पर 4x क्यू प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x और प्लस में 6 बराबर में 0, ये एक हम समीकरण ले लिए, मान लिए। तो ये क्या, ये त्रिघाती, ये त्रिघाती बहुपद है या नहीं है, है, क्योंकि इसका अधिकतम घात, घात तो 2 भी है, घात 1 भी है, घात 0 भी है, लेकिन इसका अधिकतम घात कितना है, 3, तो ये त्रिघाती बहुपद है ना। ठीक है, तो इसी प्रकार से इसको हम क्या कहेंगे, त्रिघाती बहुपद। अब इसके शून्य के कितने हैं, शून्य का 3 है। ठीक है, अब कौन कौन है, तो गणित में इसे माना गया है अल्फा, बीटा और गामा, ये y का उल्टा रूप होता है, इसको क्या कहते हैं, गामा। ठीक है, इसके कितने शून्य होंगे, 3, अल्फा, बीटा और गामा। ये दोनों के बारे में तो तुम लोग जानते हैं, पिछले क्लास में बहुत। और ये तीसरा आ गया नया, कौन, गामा। तो जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे नए नए चीजों को हम लोग जानते जाएंगे, देखते जाएंगे और पहचानते जाएंगे, जैसे जिससे मिलाप नहीं हुआ उससे भी मिल लेंगे की। तब देखिए, तो ये बहुपद के बारे में जानकारी था। अब हमको आगे इसके बारे में पढ़ना है कि इस शून्यक और गुणांक, गुणांक बताए थे ना पिछले क्लास में, गुणांक क्या होता है, जैसे एक्स क्यू का गुणांक अगर हम पूछेंगे तो कितना हो जाएगा, 4। तो मतलब जिसका पूछा जा रहा है वो चर राशि किससे गुना हो रहा है, वही उसका क्या कहलाता है, गुणांक। जैसे मैं यहाँ पर देखो, अगर हमसे ए का मान पूछेगा तो कितना हो जाएगा, 4, बी का मान पूछेगा तो कितना हो जाएगा, 3, सी का मान पूछेगा तो कितना हो जाएगा, 5, और डी का मान कितना हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका कांस्टेंट वैल्यू है, मतलब अचर राशि है, जो x के साथ, जो चर राशि के साथ गुना होता है, तो उसीलिए उसको क्या कहते हैं, गुणांक कहते हैं। क्या कहते हैं, घात से तो अवगत हो गई। चलिए, तो अब इस शून्यक के बीच संबंध को हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, लिखिए इसको, चालू हो गया। अब देखो, अब हमको पढ़ना है आगे, शून्यक 3 को जान लिए, शून्य जान लिया कि अब अल्फा, बीटा और गामा इस त्रिघाती बहुपद के क्या है, शून्य। अब इस शून्य को एवं गुणांकों के बीच क्या संबंध है, इसी संबंध को हम लोगों को जानना है। ठीक है, तो सबसे पहला होता है शून्यकों का योगफल। क्या होता है, तो ये तो हम हिंदी में लिख दिए, भाषा में इसको संकेत में कैसे लिखेगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस, ये इसका क्या हुआ, संकेत। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होगा क्या, माइनस बी बटा। ठीक है, उसके बाद होता है 2 शून्यकों के गुणनफलों का योगफल। यहां देखो क्या दे रहा है, 2 शून्यकों के गुणनफलों का योगफल। तो 2 कौन 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 होगा, तो देखो सबसे पहले अल्फा बीटा लेते हैं, तो अल्फा गुने बीटा, यहाँ गुणनफल ना है, प्लस फिर क्या होगा, बीटा इंटू गामा, और फिर क्या होगा, गामा इंटू अल्फा, तो इसको गामा इंटू अल्फा। अब इसका क्या हो जाता है, सी बटा, क्या होता है, अभी फॉर्मूला जान लो, फिर इसको सिद्ध करके दिखाएंगे क्या कि होता कैसे। ठीक, और तीसरा होता है इसका शून्यकों का
गुणनफल। क्या होता है? शून्यकों का गुणनफल। तो इसको क्या लिखेगा? यहाँ सिर्फ गुणनफल है। क्या है? इसका मतलब है तीनों का क्या? गुण। तो इसका क्या हो जाएगा? माइनस डी बटा, क्या हो जाएगा? माइनस डी बटा। ठीक है, तो ये देखो, ये शून्यकों और गुणांकों के बीच का क्या है? संबंध है। क्यों? तो देखो, हम अब ये मानक रूप पर है एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। यहाँ जो एबीसीडी लिखा हुआ है, यहाँ जो एबीसीडी लिखा हुआ है, सब क्या है? इसका गुणांक है। क्या है ये? गुणांक। सब इसका क्या है? एबीसीडी क्या है? गुणांक। और ये अल्फा बीटा गामा क्या है? शून्य का है। क्या है? शून्य। अभी लिखा है ना कि त्रिघाती बहुपद के 3 शून्य, अल्फा बीटा गामा। तो ये शून्यक हो गया और ये क्या हो गया? गुणांक। तो यही इन दोनों का क्या है? संबंध है। तो ये एक फॉर्मूला है जो हमको आगे सवाल बनाने में सहायता करेगा। ठीक है, साथ ही साथ त्रिघाती बहुपद अगर ज्ञात करना है, यदि इसमें से दिया हुआ है तो कैसे ज्ञात करेंगे? तो त्रिघाती बहुपद का एक फॉर्मूला होता है a इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर नहीं होगा, एक्स क्यू होगा, इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ठीक है, प्लस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा। यहाँ एक्स क्यू हो गया, छूट गया यहाँ पर थोड़ा सा, यहाँ हो जाएगा तुम्हारा एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक्स क्यूब और एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू। ठीक है, तो ये इसका क्या होता है? फॉर्मूला होता है। इसकी सहायता से हम त्रिघाती बहुपद को क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। त्रिघाती बहुपद हम ज्ञात कर सकते हैं। कब? जब तुमको सवाल में दिया हुआ रहेगा कि कोई त्रिघाती बहुपद है जिसके शून्यकों का योगफल तथा उसका गुणनफल निम्नलिखित में ये दिया गया है, तो उसकी सहायता से हम इस फॉर्मूला का उपयोग करके हम उसको निकाल सकते हैं। ठीक है, सवाल आएगा तो उसमें बेहतर समझ में आएगा। ठीक, चलो लिखो इसको। देखिए, ये एक सवाल है ना। कौन? देखो, ये एक उदाहरण लिए, क्योंकि फॉर्मूला तो है ही, उसको समझना जरूरी है कि आखिर उसका उपयोग हम कैसे करें, ये भी समझना जरूरी है। इसके लिए एक उदाहरण लिए हैं। अब देखिए, यहां सवाल है कि सत्यापित करें कि 2,1,1 त्रिघाती बहुपद इतना के एक्स क्यू माइनस 4x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 के शून्यक है। क्या है? शून्यक है। शून्यक एवं गुणांकों के बीच क्या करना है? संबंध को सत्यापित करना है कि हाँ, हम इस मान को लेकर के अगर रखेंगे तो हमको वो समीकरण प्राप्त होगा।
ये जो 3 को मान दिया है ये किसका मान हो सकता है? अल्फा बीटा गामा। यही 3 का मान हो सकता है। ठीक है, तो इसका मान कितना है, इसका मान कितना है और इसका मान कितना है? यही ना 3 मान है। अब इसी 3 मान का जो है हम फॉर्मूला जो बताए हैं तुमको, उस फॉर्मूला का उपयोग करके तुमको दिखाएंगे कि इस मान से क्या हम इस समीकरण को निकाल सकते हैं, ये देखना है। इसी प्रकार से आगे तुमको 3 गो शून्यक दिया हुआ रहेगा और कहेगा कि आप एक समीकरण का निर्धारण करें, या समीकरण दे ले रहेगा फिर कहेगा कि शून्यक का निर्धारण करें या शून्यक निकाले। तो वैसे सवालों को इस विधि से बनाते हैं। पहले ध्यान से देखिए सभी लोग, ठीक है। ये मान हमको दिया हुआ, पहला संबंध हम आपको क्या पढ़ाए हैं? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, है ना, पढ़ा है। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा पढ़ाए हैं, तो इसका मतलब है कि अल्फा का मान कितना है? 2 प्लस बीटा का मान 1 और गामा का मान 1। अर्थात इसको जोड़ने पर कितना आ जाएगा? बटा में कितना हो गया? अपना में से 1 लिख सकते हैं। ठीक, तो इसको मतलब ये जो फॉर्मूला होता है यहाँ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इसका फॉर्मूला क्या होता है? माइनस बी बटा, है ना, होता है, बराबर मिलेगी। तो अर्थात b का मान कितना आया और a का मान कितना है? 1। तो हम ये b के मान को -4 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं ना किसी को। अच्छा, दूसरा संबंध था अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू, है ना, संबंध था। तो अल्फा का मान कितना है? बीटा का मान कितना प्लस बीटा का मान कितना, गामा का मान कितना? ठीक है, मान बैठ गया, किसी को दिक्कत नहीं ना। अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो 2 एकाएं 2, 1 एकाएं 1, फिर 2 एकाएं 2, तो मतलब इसको जोड़ने पर क्या आ जाएगा? 5। और इसका फॉर्मूला क्या कहता है? बटा में 1 ला सकते हैं, तो इसको c बटा a। c का मान कितना, a का मान कितना? 1। ठीक, पहले सबका मान निकाल लेते हैं फिर समझाते हैं आगे क्या होगा। तो चलिए, दो संबंध का मान हम निकाल लिए। तीसरा संबंध था अल्फा इंटू बीटा इंटू, है ना, था। और इसका मान कितना, इस मतलब फॉर्मूला क्या होता है? ये अभी लिखाए हैं -d बटा a। ठीक है, अब यहाँ पर अल्फा का मान कितना है, बीटा का मान कितना है और गामा का मान कितना है? 1। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो 2 आएगा, बटा में 1 लगा लेंगे तो -d बटा a, मतलब a का मान कितना हो गया? 1 और d का मान कितना हो गया? -2। एक और चीज याद रखिएगा हमेशा, a का मान सभी जगह समान होना चाहिए। a का मान क्या होना चाहिए? अगर ऐसा सिचुएशन आता है कि a का मान समान नहीं है तो हमको गुना करके उसको बराबर करना होगा। वैसा भी सवाल आएगा, जब आएगा तब उसको बता दिया जाएगा। तो अभी पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या इस मान को निकालने में किसी को प्रॉब्लम, किसी को दिक्कत? इस मान को निकालने में प्रॉब्लम नहीं ना, और इसको निकालने में प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, मान हमारा आ गया, इसको थोड़ा सा मिटा दे, पहले लिख लो फिर मिटा दे। देखो ये मान सबका निकाल लिए, निकल गया ना। तो अब इसको बैठा कर देखेंगे कि क्या वो पूर्ण रहा है कि नहीं पूर्ण। तो त्रिघाती बहुपद का मानक रूप क्या लिखा है? ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, ये ना लिखा है। तो देखिए तो a का मान कितना है? तीनों जगह 1 1 1 है ना, तो यहां पर क्या लिख देंगे? लिख लिया। b का मान कितना है? -4 x²। c का मान कितना है? 5 और गुने में x है। और d का मान क्या है? +-2 बराबर में ठीक है। अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो क्या लिखेंगे? x³ -4x² प्लस 5x -2 इक्वल टू क्या? 0। तो बताइए ये ऊपर वाला मान आ गया है। x³ -4x² प्लस 5x
माइनस में 2 क्या आ गया? देखिए मतलब हमने शून्यक से पूरा समीकरण बना लिया, जैसे ना कहते तीर से तार बनाते ना, कहते ना बात कहते हैं। तो बात समझ में आ गया कि कैसे शून्यक से हम फिर से समीकरण प्राप्त कर लिए। किसी को दिक्कत है ना? तो यही हम इसका सत्यापन, हाँ ये सत्यापन हो गया, ठीक है, क्योंकि वो मान हमको प्राप्त हो गया। ठीक है, समझ में आ गया ना? तो यही इसका संबंध होता है। देखो ये दूसरा सवाल है, एक त्रिघाती बहुपद का हो गया तो द्विघाती बहुपद का क्यों छूटे, उसका भी सवाल ले लिया। कह रहा है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें, मतलब हमको कौन तो बहुपद ज्ञात करना है जिसका घात 2 हो, जिसके शून्यकों का योगफल क्या मतलब अल्फा प्लस बीटा, है ना, और गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा, क्रमशः का मतलब पहले जो है उसका पहला मान, फिर दूसरा जो है वो दूसरा, 3/2 है और 2 है। तो कहने का मतलब अल्फा प्लस बीटा का मान 3/2 दिया है, और अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दिया? ठीक है, मान हमको समझ में आ गया कि क्या दिया है, हमको सवाल से समझ में आ गया ना। देखो सवाल को समझना जरूरी है। अब हमको ये मालूम है कि हमको द्विघात समीकरण ज्ञात, क्या ज्ञात करना है? तो चलिए देखिए, अब इसका फार्मूला हमको मालूम है -b/, और इसका फार्मूला मालूम है c/, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 दे सकते हैं। तो यहाँ देखिए a का मान यहाँ 2 है, अब b का मान कितना हो जाएगा? लेकिन यहाँ a का मान कितना है? 1। अब c का मान कितना है? क्या ये सही है? क्या बोले थे कि a का मान दोनों में क्या होना चाहिए? ठीक है, तो इसको बराबर करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे? उल्टा नहीं कर सकते ना, बेसी दिमाग नहीं लगाना है, नीचे 2 से गुना करेंगे। अभी झगड़ा करेगा कि नहीं करेगा? 2 आदमी कहीं गई, मान लो कि तू 2 बहन है, नानी के यहाँ, अच्छा नानी के यहाँ गई, तुमको दे दी कपड़ा, तो तुमसे जो छोटकी बहन होगी झगड़ा करेगी कि नहीं? नानी से झगड़ा करेगी ना। हाँ, तो इसीलिए जब नीचे वाला को गुना किए 2 से, तो बराबर करने के लिए क्या करने के लिए? बराबर करने के लिए हमको ऊपर से भी 2 से गुना करना। ठीक है, तो अब क्यों करेंगे 2 से क्यों करें? क्योंकि यहाँ 2 है, अगर यहाँ 3 रहता तो हम 3 से गुना करते। मतलब इसको पुराने के लिए, बराबर पुराने के लिए हमको जिससे गुना करने की आवश्यकता होगी हम उसको गुना करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से 2 से, तो इसका मान अब क्या हो गया? 4/2। तो a का मान कितना हो गया? 2, और c का मान कितना हो गया? अब a का मान दोनों जगह बराबर हो गया। अब सवाल बन गया, अब द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या है? ax² प्लस bx प्लस c बराबर में 0। अब देखो a का मान कितना है? x², अब b का मान कितना है? इंटू x, c का मान कितना है? बराबर में क्या? अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो 2x² - 3x + 4 बराबर में 0। देखो हमको समीकरण निकल गया, यही द्विघात समझ में आ गया। चलिए